Hi everyone, CAMK Singh. You watching me on CAMK Singh Learning Hub platform and आज का हमारा टॉपिक है either go for both group और for the single group। ये बहुत सारे स्टूडेंट का एक मेजर इशू होता है कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमें बोथ ग्रुप जाना चाहिए सिंगल ग्रुप जाना चाहिए। हालांकि ये डिसीजन तो आपको एग्ज़ाम से 6 महीने पहले ही ले लेना चाहिए था, बट किसी भी रीज़न से अगर आप जो है एंड मोमेंट पे आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। होता क्या है बेसिकली कि अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, आपने स्टार्टिंग से ही डिसाइड करा है कि बोथ ग्रुप देना है, ठीक है, तो नो इशू, आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हैं। बट मेजर ऑफ द चांसेस ये होता है कि स्टार्टिंग में तो आप श्योर होते हैं कि आपको बोथ ग्रुप के लिए जाना है, बट एट द एंड ऑफ द मोमेंट जब आपका एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और कुछ चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं हो पाती है, देन सडनली आप जो है अपना डिसीजन चेंज करते हैं और आप जो है सिलेक्ट करते हैं कि आइदर हमें ग्रुप 1 पे जाना चाहिए या ग्रुप 2 पे जाना चाहिए। तो इससे रिलेटेड भी हम आगे बात करेंगे। तो ये कोई मतलब मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है कि हाँ आपको सिलेक्शन जो है आपको बोथ ग्रुप पे करना चाहिए सिंगल ग्रुप पे करना चाहिए, बट हाँ ये आपके रिजल्ट को काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। आपने एक गलत डिसीजन की वजह से आपको जो है आपका रिजल्ट रुक सकता है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपका प्रिपरेशन लेवल अगर उस लेवल का नहीं है तो अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो मेजर चांसेस है कि आप जो है एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है कि आपको एक टाइम फ्रेम, विद इन द टाइम फ्रेम आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जो है बोथ ग्रुप जाना है या सिंगल ग्रुप जाना है, ठीक है। अब इसके लिए जो है बेसिकली मैं डिस्कस करना चाहूँगा सबसे पहले जो अपना एग्ज़ाम साइकिल है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम साइकिल क्या है, आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम जो है फर्स्ट एग्ज़ाम जो है हमारा मई में होता है, एंड देन इसका रिजल्ट जो है वो जुलाई के आसपास आता है, एंड सेकेंड एग्ज़ाम जो है वो आपको नवंबर में होगा, एंड इसका रिजल्ट जो है आपको जैन में आता है। तो इससे इस पूरे साइकिल को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपने मई में अपियर करा है देन इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि किसी भी रीजन से अगर आप यहाँ पे फेल हो गए तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 3 to 3.5 मंथ, 3.5 मंथ जो आपके पास टाइम होता है फॉर द अपीयर इन द नवंबर एग्जाम। अब इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि आपका रिजल्ट यहाँ पे आया, आप अपना स्टडी स्टार्ट करते करते जो है ये जुलाई एंड ख़त्म कर देते हो, देन आप अगस्त से शुरू करते हो यहाँ पे, तो आपके पास अगस्त बचता है, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर में आपका पेपर होता है, ठीक है। तो मेजर इशू क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, और अगर आप उस लिमिटेड टाइम में भी अगर आप ये डिसीजन ना ले पाएँ कि मुझे सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है, तो मेजर ऑफ द चांसेस ये होता है कि आपका फिर रिजल्ट रुक जाता है। सेकंड, अगर मैं नवंबर की बात करूँ तो इसका भी रिजल्ट जो है आपका एग्जाम यहाँ पे होगा एंड देन रिजल्ट यहाँ पे आता है। इसके बाद भी आपको वही अप्रॉक्सीमेटली 3 to 3.5 जो है आपको मंथ मिलता है प्रिपेयर करने के लिए मे अटैम्प्ट के लिए, ठीक है। तो ये साइकिल है बेसिकली। अब होता क्या है कि जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है उनको तो ये साइकिल इम्पैक्ट नहीं करता है, बट अगर कोई मल्टीपल अटैम्प्ट दे रहा है, यानी कि अगर एक अटैम्प्ट के बाद सेकंड अटैम्प्ट जैसे वो देना शुरू किया तो वो फिर इस साइकिल में फंस जाता है। और ये साइकिल ऐसा साइकिल है कि इसमें एक बार फंस जाने के बाद आपके पास कोई एडिशनल टाइम नहीं मिलने वाला है। जैसा कि जो पहले अटैम्प्ट में कोई दे रहा है तो उसको एडिशनल टाइम मिलता है कि हाँ भाई अच्छे से प्लान करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बट अगर आप एक बार एग्जाम साइकिल में इन कर गए तो आपके पास फिर ये लिमिटेड टाइम ही मिलेंगे। इसी के बीच में जो है आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये क्या आती है कि हम यहाँ पेपर तो देते हैं और यहाँ पे हम कम्प्लीटली अपना स्टडी छोड़ देते हैं, देन उसके बाद यहाँ रिजल्ट आने के बाद पता चलता है सडनली आप फेल हो गए, देन उसके बाद आप स्टडी स्टार्ट करते हैं यहाँ से करने के लिए, एंड देन आप डिसीजन यहाँ पे लेते हैं कि इस बार मुझे बोथ ग्रुप देना है, और आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है जिसके वजह से आप यहाँ भी फिर फेल होते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, और मैं अपना अभी मार्कशीट भी डिस्कस करूँगा आपके साथ, तो मेरा ये एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको जो है ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए कि आपको जो है बोथ ग्रुप देना है कि सिंगल ग्रुप देना है। आप कोई भी अपने कैपेबिलिटी और अपने जो भी आपका प्रिपरेशन लेवल है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लीजिए स्टार्टिंग, मतलब विद इन द जब भी आप स्टार्ट करो प्रिपरेशन तभी आप ये डिसाइड कर लो कि आपको आइदर बोथ ग्रुप जाना है या सिंगल ग्रुप जाना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे चेंज करने वाला डिसीजन नहीं है। नॉर्मली मेरे साथ जो हो रहा था कि कोई भी ऐसा सीनियर नहीं था जो बोथ ग्रुप के लिए अपियर हो रखा हो, तो इससे वजह से क्या हो रहा था कि मेरे पास कोई ऐसा मतलब सर्टेन गाइडेंस नहीं था मेरे पास कि मैं बोथ ग्रुप अगर दे रहा हूँ तो लास्ट मोमेंट में कैसे प्रिपेयर करूँगा। क्योंकि मेजर क्या होता है ना कि स्टार्टिंग का जो हमारा ड्यूरेशन होता है उसमें तो हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बट जैसे ही
हम लास्ट मंथ जब एग्ज़ाम हमारा होने वाला है तो जैसे लास्ट मंथ में मीन करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टी हमें फेस करना होता है, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पेपर जो 8 हो जाते हैं एंड टाइम उसके अकॉर्डिंगली मिल नहीं पाता है, तो फिर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, फिर लगता है कि एक ग्रुप ही दे देता हूँ। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपैक्ट करेगी आपके रिजल्ट को, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आप चेंज नहीं कर सकते डिसीजन ये, ठीक है। तो ये साइकिल है, तो एक बार आप साइकिल में इन कर गए हैं तो आपको मैक्सिमम 3 to 4 मंथ से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। सो आप ये हमेशा याद रखें कि चीज़ों को कि आपको स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उसी समय आप ये डिसाइड कर लें कि आपको आइदर बोथ ग्रुप जाना है कि सिंगल ग्रुप जाना है, एंड देन उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपको अपना स्टडी या प्रिपरेशन लेवल जो है वो आपको स्पीड रखना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ, तो ये तो हमारा साइकिल हो गया। अब बेसिकली बात करता हूँ होता क्या है। सपोज आपने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया, यहाँ पे आप फेल हो गए, ठीक है। आपने अपना स्टडी शुरू करा यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद जो है पता चलता है फिर आप यहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया और यहाँ पे फेल हो गए। तो इसका रीज़न बेसिकली क्या होता है, तो वो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉर्मली होता क्या है ना कि 1-2 अटैम्प्ट देने के बाद आपका ऑन एन एवरेज जो मार्क्स होता है ना वो 35 to 45 के आसपास आना शुरू हो जाता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा 10 मार्क्स और 15 मार्क्स आएंगे पेपर में। तो मेरा जो ये मानना है कि मेजर जो बच्चे फेल होते हैं उसके पीछे रीज़न क्या होता है ना, तो वो मैं यहाँ पे आपको रीज़न डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे होता क्या है बेसिकली कि आप जब प्रिपरेशन अपना शुरू करते हैं तो सपोज आपका रिजल्ट आ गया है, यहाँ पे आपका रिजल्ट आया, आप यहाँ पे फेल थे, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपका प्रिपरेशन लेवल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो आप बिल्कुल यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये लेवल होता है, ये लेवल होता है, फिर आप फिल करते रहते हैं। जैसे आप इस लेवल तक पहुँचते हैं तब तक आपका फिर से एग्ज़ाम आ जाता है, अब फिर आप यहाँ पेपर देने बैठ गए। अब इससे क्या हुआ कि आपने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली फिर 40% ही अपने सिलेबस कवर करा, 40 to 50% कवर करा आपने, और फिर आप पेपर में बैठ गए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा फिर आप यहाँ भी फेल हो गए। तो इससे एक चीज़ पता चलती है हमें कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आपको मार्क्स जो है 40 to 50 के बीच में आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि आप अगर पेपर में अपियर होने जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा। और आप जो है आप यहाँ पर आपका रिजल्ट आया, आपने स्टडी करना शुरू करा और आप जो है इस एग्ज़ाम तक यहाँ तक आते आते आप केवल इस लेवल तक ही प्रिपेयर कर पाते हैं अपने आप को, ठीक है। तो आपको जो है अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपको इस एरिया पे ना काम करके आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आखिर आपका वो 40% एरिया 60% एरिया कौन सा है जो हमेशा आपसे छूट जा रहा है। क्योंकि होता तो यही है नॉर्मली कि आप एग्ज़ाम देते हैं, 100 मार्क्स के पेपर दिया आपने, आपको आ रहे हैं 40 to 50 मार्क्स, ठीक है। और आपने पेपर जो है आपका दिया था 100 मार्क्स का, तो अराउंड आपको 40 to 50 मार्क्स का आपका छूट रहा है। तो हर बार जब आप स्टडी करते हैं तो आप इस पे फोकस करते हैं, इस 40 to 50% मार्क्स पे जो है आप फोकस कर रहे हैं, ये तो आपका कंप्लीटली छूट रहा है। तो रेदर कि आप इन 40% पे जो है फोकस करें, इस एरिया पे फोकस करें, आपको आपका ये भी एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो आपका ये 60% कवर कर रहा है, जो हर बार आपका छूट रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल स्टार्ट से ही शुरू करें, हाँ, बट आप एक बार इसको स्पीडली गो थ्रू कर लें। ये जो 40% आपका एरिया है जो हमेशा आपको कवर इजीली हो जाता है, एंड देन आप अपने उस 60% एरिया को आइडेंटिफाई करें जो एग्जाम में आप उस पर इस पर्टिकुलर एरिया पे आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, आपको इस पर मार्क्स नहीं आता है। क्योंकि होगा क्या नॉर्मली कि आपको मार्क्स कितने आ रहे हैं, अराउंड 40 to 50% के आसपास आप इतना पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं, बाकी बैलेंस जो है आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि ये बैलेंस जो 40 to 50% जो है आपका सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपसे मिस हो जा रहा है, वो आप कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है बेसिक यहाँ पे कि आपको जब भी आप स्टडी अपना स्टार्ट करें, आप रिजल्ट आने के बाद अगर आपको लगता है फेल हो गए तो आपको जो है उस पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इनिशियल डेज में ही कि वो आखिर कौन सा मेरा 60% एरिया है जहाँ पे मेरा लीक हो रहा है। इस एरिया को जैसे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इस एरिया से, सपोज अगर इस एरिया से जो है आपको अराउंड अगर 40 to 50% मार्क्स यहाँ से आ जा रहा है, इस 60% एरिया में अगर आपने 10 to 15 मार्क्स भी अगर आपने स्कोर कर लिया तो ये पेपर आपका एग्जाम हो जाएगा और फिर आपको जो है आपका एग्जाम आराम इजीली बहुत क्लियर हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट दे रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना कि आपको जो ये 60% एरिया कौन सा आपका छूट रहा है हर बार एग्जाम में, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करिए, उस पर थोड़ा सा काम करिए, उसमें 10 to 15 मार्क्स ही लाना है, और बाकी ये एरिया तो आपका ऑलरेडी कमांड में है, इस पर आपको 40% मार्क्स आ ही रहा है। तो ये था बेसिकली इसका फंडा कि आप जो है बैलेंस एरिया जिस पे आप मतलब आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिसका आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उस पर आप काम करें। तो ये एक छोटा सा लेसन इससे ये चीज़ है।
अब आता है कि लास्ट मोमेंट पे कैसे डिसाइड करें। होता क्या है बेसिकली कि हमारे अंदर थोड़ा सा एक ईगो भी चल रहा होता है कि यार दोस्त बोथ ग्रुप दे रहा है तो मैं क्यों सिंगल ग्रुप दूं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपको आपका जो भी कैपेबिलिटीज़ है, आपका जो भी स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लें। आपको लगता है मुझे सिंगल ग्रुप जाना चाहिए, आप सिंगल सिंगल करके जाएँ। मे भी हो सकता है दो अटेम्प्ट में आप क्लियर कर जाएँ। बट होता क्या है कभी कभी कि आप अगर बोथ ग्रुप के चक्कर में रहें तो मेजर ऑफ द चांसेस ये होता है कि आपका प्रिपरेशन अगर लेवल उस लेवल का नहीं है तो मे भी हो सकता है 4-5 अटेम्प्ट भी आप देते रह जाएं, आप मे भी हो सकता है आपसे ना हो। तो ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको एक स्टार्टिंग से आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब मैं ज़रा अपना मार्कशीट में यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। होता क्या था कि मैं भी इनिशियल स्टेज पे यही कर रहा था। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए मेरा मार्कशीट है ये, ठीक है। ये आपको मार्कशीट है ये मई 19 का। मई 19 में मैंने जो है बूथ ग्रुप अपियर करा, ठीक है। इसमें देख लीजिए मेरा ग्रुप 1 जो है इसमें मैंने स्कोर करा 190। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। एंड ग्रुप 2 में जो मैंने स्कोर करा 164 और यहाँ पे टोटल मेरा मार्क्स कितना आया 354 और ये रिजल्ट था फेल, ठीक है। अब आप इंडिविजुअल पेपर में मेरा मार्क्स देख लीजिए, यहाँ 46 है, 51, 42, 51, ठीक है, 46, 43, 41, 34, ठीक है। अराउंड 7 पेपर में पास था। बाकी एक पेपर में जो है इनडायरेक्ट टैक्स में 34 आया था। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मेरा एग्रीगेट 400 चाहिए था। मुझे कितने आए मार्क्स यहाँ पे 354 और मैं यहाँ पे फेल था। तो ये चीज़ क्या हुआ कि ये तो चलो अटेम्प्ट मेरा ऐसे ही दे दिया मैंने, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड अटेम्प्ट की। फिर से मैंने बूथ ग्रुप दिया, ठीक है। अब ये जो था यहाँ पे एक्चुअली दिख नहीं रहा है, ये है आपका नवंबर 19, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे भी देखिए ग्रुप 1 का जो मार्क्स था मेरा, वो ग्रुप 1 का जो मार्क्स था 191 एंड जो ग्रुप 2 का मार्क्स था वो 175 था। अब मैं अगर यहाँ बात करूँ तो एफआर में मुझे फर्स्ट पेपर में 47, देन 53, देन 50, फिर 41 एंड अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूँ तो 25, 55, 42 एंड 53, टोटल 175। यहाँ भी मेरा एग्रीगेट कितना आया 366 आउट ऑफ 400, सॉरी आउट ऑफ 800। यहाँ पे मुझे पास होने के लिए कितना चाहिए था 400, ठीक है। तो 2 बार मैंने ये बैक टू बैक मैंने ये डिसीजन लिया है। अब ऐसा नहीं था कि मैं ये अपियर नहीं कर रहा था, हो क्या रहा था कि मार्क्स आपके थोड़े से इंक्रीज हो रहे थे। जैसे कि फर्स्ट की मैं बात करूँ तो 354, देन सेकंड की मैं बात करूँ तो 366। तो ये कहीं ना कहीं देखिए ये वही वाला इशू यहाँ पे भी आ रहा है कि मेरा जो ये ग्राफ था जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जो लेवल था आपका, जो मैं अभी ये बात कर रहा था जो लेवल का, तो मैं या इस लेवल को ही कवर कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरा ये वाला जो बैलेंस वाला जो एरिया था, ये एरिया मेरा छूट रहा था। क्योंकि आपको मार्क्स देख के आइडिया लग गया होगा कि ऑन एन एवरेज मेरे मार्क्स इक्वल है दोनों अटेम्प्ट में। और यहाँ पे जो इंक्रीज जो हो रखा है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने का इंक्रीज हो रखा है, तो 612 मार्क्स का इंक्रीज हो रखा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, मैंने पूरे 6 मंथ का प्रिपरेशन करा, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एंड देन मैंने केवल 12 मार्क्स ही जो है एडिशनल आ पाया। इसका रीज़न क्या है कि मैं उसी एरिया पे काम करता रहा जिस एरिया को मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रिपेयर करा था, और मेरा ये वाला एरिया जो है अभी कभी पेंडिंग था। इसी की वजह से मेरा मार्क्स जो है मतलब ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं हो पाया। इंक्रीज तो हुआ है बट बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हो रखा है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये वाला एरिया जो था पूरा का पूरा कंप्लीटली छूट रहा था। तो अब मुझे क्या था कि 2 यहाँ पे ऑप्शन था मेरे पास, या तो मैं ये वाला एरिया जो मेरा 60% कवर करता है इसको मैं आइडेंटिफाई करूँ एंड देन इसको प्रिपेयर करूँ, क्योंकि ये वाला तो ऑलरेडी मेरा प्रिपेयर है, ऑलरेडी मुझे पता है कि इसमें मार्क्स मेरे आ रहे हैं। मतलब 350 प्लस में तो मैं ऑब्वियसली बात है कि कोई अटैम्प्ट दूंगा तो मेरा मार्क्स आएगा। अब मुझे जो है इसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट देना था मुझे। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो क्या हुआ कि मैं प्रिपेयर तो बहुत ग्रुप के लिए ही था, बट हाँ सडनली जो है आईसीआई के पास जो है उसने प्रोवाइड करा ऑप्ट आउट वगैरह ऑप्शन। तो लास्ट मोमेंट पे जो है मुझे डिसीजन चेंज करना पड़ा, क्योंकि होता क्या है कि लास्ट मोमेंट तक तो लग रहा था कि हाँ प्रिपेयर है, कोई इशू नहीं है, बट लास्ट के 1 मंथ में जो बोल रहा हूँ वहाँ काफ़ी मतलब मेजर चेंजेस आती हैं कि आपको आपका प्रिपरेशन लेवल आपको पता चलता है कि यार नहीं हो पाएगा मेरे से बहुत ग्रुप, तो उस समय आपको डिसीजन लेना पड़ेगा बेसिकली। तो अब इसके बाद जो है मेरा अटेम्प्ट आया ये आपका नवंबर
नवंबर 19 था, एंड देन इसके बाद जो है आपको 20 में जो है एग्ज़ाम होगा डायरेक्टली नवंबर 20 में। मई 20 का एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो रखा था। तो अब मैं बात करूँ यहाँ पे, ये मेरा है नवंबर 20 का। यहाँ पे जो है मैंने प्रिपेयर तो कर रखा था, बट मैं अपीयर करा इसमें केवल ग्रुप 1 में, ठीक है। ये आपका है नवंबर 20, और मैं यहाँ पे अपीयर करा केवल ग्रुप 1। अब यहाँ देखिए FR में ही मेरा ये आया, ठीक है 42, SFA में मेरा 88 आया, एडवांस एंड ऑडिटिंग में जो है 40 आया, एंड कॉर्पोरेट लॉ में 43 आया। टोटल मेरा 213 आ गया, और मेरा यहाँ पे जो है रिजल्ट आ गया ये क्वालिफाई। तो अब इससे क्या मतलब क्या आपको निकल के आ रहा है कि देखिए प्रिपरेशन तो मेरा ऐसा नहीं था कि हाँ मैं प्रिपेयर नहीं था बहुत ग्रुप के लिए, मैं बिल्कुल प्रिपेयर था। बट हाँ होता क्या कि लास्ट मोमेंट पे जो रिवीजन का जो टाइम चाहिए था वो आपको बहुत ग्रुप में एज कम्पेयर, अगर आप कोई सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो उतना नहीं मिल पाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है कि आप एक बेटर वे में आप प्लान कर सके, एंड आपका प्रॉपर रिवीजन हो सके अगर आप एक ग्रुप पे जाते हैं। तो मैंने ये डिसीजन बस केवल एग्जाम से 30 डेज पहले लिया था कि हाँ मुझे मतलब एक ग्रुप पे ही जाना है, ठीक है। तो ये मेरा पहला ग्रुप जो है आपका नवंबर, ये जो है आपका नवंबर 20 में हो गया। अब मैं बात करता हूँ अपने सेकंड ग्रुप की। तो ऑप्ट आउट वाले स्टूडेंट को मिल रहा था कि हाँ अगर आप एक नवंबर में अगर एक अटेम्प्ट दे रहे हैं तो सेकंड जो है आप एक जैन में दे सकते हैं। तो मैंने अपना फर्स्ट ग्रुप जो है यहाँ पे दिया, एंड सेकंड ग्रुप जो है मैंने जैन में कवर करा। तो अब मैं जैन में आता हूँ, ये रहा जैन 21। यहाँ पे मैंने अपना सेकंड ग्रुप प्रिपेयर करा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो टोटल मार्क्स है 208 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप इंडिविजुअल पेपर का मार्क्स मेरा ये टोटल था। तो इससे एक चीज़ आइडेंटिफाई हो जाता है हमारा कि हाँ अगर आप वाकई में कैपेबल नहीं है और आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन लेवल उस लेवल का नहीं है अभी, तो आपको रिस्क लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें। अब आपको मैं एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, कितना डिफरेंस आया यहाँ पे। नवंबर जो है वो पेपर दिया था मैंने ग्रुप 1 का, एंड जैन जो हुआ 20, यहाँ पे जैन 2021 यहाँ पे दिया था मैंने नवंबर 20 में। तो वो देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 मंथ का ही गैप है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुआ कि हाँ मतलब काफ़ी समय वेट करना पड़ा, या इवन आपका एक अटैम्प्ट के बाद सेकंड अटैम्प्ट देना होता है तो काफ़ी वेट करना पड़ता है। बट होता क्या है कि हमारे अंदर इतना वो आ जाता है कि यार मैं 1 शॉट में ही दूंगा, 1 शॉट में ही क्लियर करूंगा। इस चक्कर में होता क्या है कि आप मल्टीपल अटैम्प्ट देते चले जाते हैं और कुछ नहीं हो पाता आपसे। तो मेरे मतलब सलाह बेशक यही है कि आप बिल्कुल अपने आप को इवेलुएट करें। आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं तो आप बोथ ग्रुप जरूर दें, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा प्रिपरेशन लेवल ठीक नहीं है तो आपको 1 ग्रुप पे जाना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक एक करके भी इसको क्लियर कर सकते हैं। इससे होता क्या है बेसिकली कि आपको लास्ट मोमेंट तक जो है आप पूरे 4 पेपर पर अच्छे से फोकस करते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर आप 8 पेपर पे जा रहे हैं तो फिर आप लास्ट मोमेंट पे जाके आप अच्छे से मतलब वो रिवीजन नहीं कर सकते। और आपको ही पता है अगर आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं है, प्रॉपर आपका प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपने पूरा अगर आपका राइटिंग स्किल आपने सही नहीं कर रखा है तो मेजर चांसेस है कि आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ड्रास्टिकली हर अटेम्प्ट जो है अब टफ होते जा रहा है। तो इसलिए आपको जो है अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे आइदर 1 ग्रुप पे जाना चाहिए या बोथ ग्रुप पे जाना चाहिए। बिल्कुल आपका चॉइस है, आपके स्टडी और आपका कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। सो ये किसी से भी आप ये ना पूछे, किसी दोस्त से या किसी फ्रेंड से या घर वालों से कि मुझे एक ग्रुप देना चाहिए, बोथ ग्रुप देना चाहिए। दोस्त मेरा सिंगल ग्रुप दे रहा है या बोथ ग्रुप दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं डिसीजन ले लूँ। उससे क्या होगा, आपका एक डिसीजन आपका रिजल्ट होल्ड कर सकता है। तो इसलिए बेटर ये होगा कि बेटर प्लान करें एंड इनिशियल डेज पे ही डिसाइड कर लें। अगर मे बी किसी भी रीजन से अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो है 30 to 40 डेज पहले ये डिसाइड कर लें कि हाँ मुझे आइदर 1 ग्रुप पे जाना है या सेकंड ग्रुप पे जाना है। और उसके बाद कंप्लीटली जिस ग्रुप को आप एलिमिनेट करें उस कंप्लीटली उस ग्रुप के बुक्स को हटा दें, एंड देन फर्स्ट ग्रुप पे जो भी आपने ग्रुप सेलेक्ट करा है उस पर फोकस करें। इससे क्या होगा कि लास्ट मोमेंट पे जो है आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छा आपका एग्जाम निकलेगा। सो इस वीडियो का यही लेसन था आपको कि हाउ वी सिलेक्ट द मतलब ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप। सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।